हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। आइए आज हम इस वीडियो में एटॉमिक रेडियस की जो रिमेनिंग पोर्शन बची हुई थी, अलग अलग टाइप की जो रेडियस थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी व लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियस को मैं आपको एक सेकंड लूंगा ताकि एटॉमिक रेडियस क्या होती थी, इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या डिफिकल्टीज थी, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे देखे थे कि किस टाइप से अलग अलग तरह के एटॉमिक रेडियस के ओरिजिनेट क्यों हुई है। उसमें 4 टाइप्स का हमने देख रहे थे कि कोवलेंट रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, वैन डर वाल्स रेडियस है एंड आयनिक रेडियस है। उनमें से बच्चे देखो लास्ट वीडियो में हमने कोवलेंट रेडियस फिनिश कर चुके थे, बट जो आज की जो वीडियो है वो मेटालिक रेडियस है, वैन डर वाल्स रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है और एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी जो एटॉमिक रेडियस के बारे में है वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। आइए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे देखो कि मेटालिक रेडियस क्या होती है। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी रेडियस कैसे ओरिजिनेट हुए ना उससे ओरिजिनेट हुए का इसको कहते हैं किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। अगर मेटालिक बॉन्ड बनाता है कोई भी एक एलिमेंट है उसके मेटालिक रेडियस को मेजर करते हैं। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहे कोई एलिमेंट उसके कोवलेंट रेडियस को मेजर करते हैं। कोई आयनिक बॉन्ड बना रहे मोस्टली उसको आयनिक रेडियस लेता है। कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उस कंडीशन में हमने वैन डर वाल्स रेडियस को चूज करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट अबाउट व्हाट इज मेटालिक रेडियस। से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड क्या। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि भाई मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। बस इतनी ही पता होता है उनको कि मेटल्स के अंदर होता है इसलिए उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, बट कैसे फॉर्मेशन होता है दे डू नॉट नो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटालिक बॉन्ड क्या है और मेटालिक रेडियस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बॉन्ड्स होते हैं बच्चे, देखो कर्नेल, एक एटम का कर्नेल और दूसरे एटम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ये आप देख रहे हो कि ये क्या है ना, कर्नेल है। ये क्या है, सारे कर्नेल है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है भाई कर्नेल क्या होती है ना। कर्नेल जो होता है ना, न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं कर्नेल। न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन है। और अगर एटम ये हुआ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगी बच्चे वो बी एटम की होगी। तो इस कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक फोर्स। सिमिलरली दूसरा बी एटम और यहाँ सी का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में लाइक दिस, तो सी डी ई एफ, लाइक इस टाइप से हम जितने भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको ही मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। सो हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exists between kernel of one atom and valence electron of other atom. So कर्नेल ऑफ वन एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। आपको अभी कर्नेल क्या है समझ आ गया, लाइक दिस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ आ गया। सो न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन को कर्नेल कहते हैं। जो बाहर का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं लेकिन तो ये है, सपोज ये न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन है
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इतनी पोर्शन जो होगी बच्चे, ये है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा कर्नेल है, ये रिमेनिंग जो ऊपर की जो पार्ट है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो गया बच्चे मेटालिक बॉन्ड के बारे में अभी हमने बात की है। अब हम आएंगे मेटालिक रेडियस के बारे में। बच्चे देखो रेडियस की जो बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे है कि नहीं चीज चेंज हो जाती है। दैट मीन्स ये कर्नेल आप देख रहे हो, ये दूसरा कर्नेल है, और इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ इसका हाफ डिस्टेंस को दैट इज कॉल्ड, ये जो है आर मेटालिक। रेडियस मेटालिक रेडियस इतनी कर्नेल टू कर्नेल। देखो ध्यान, इसका अब कोई रोल नहीं है, लेकिन कर्नेल के इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। अब सिर्फ दोनों कर्नेल के बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस को हम कहते हैं आर मेटालिक। क्लियर? सो इसको हम लिख सकते हैं कि मेटालिक रेडियस बाय आर मेटालिक इज इक्वल हाफ इनटू internuclear distance between kernel of two metal ions। सो दो मेटल आयंस है कि नहीं, तो आयन है, तो इलेक्ट्रॉन जो हट जाते हैं एक तरह के आयन हो जाता है और उसको कर्नेल कहते हैं। तो इसका इंटरमीडिएट डिस्टेंस को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मेटालिक रेडियस कहते हैं। क्लियर? सो मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस की जो पहले हमने कोवलेंट रेडियस पढ़ चुके हैं, और दोनों की कंपेयर करते हैं तो आर मेटालिक जो होती है बच्चे, वो क्या होती है ना, ग्रेटर देन आर कोवलेंट, ग्रेटर देन आर कोवलेंट। सो मेटालिक रेडियस हमेशा नहीं कोवलेंट रेडियस से बड़ा होता है, क्योंकि कोवलेंट रेडियस से आप देख रहे थे क्या है ना, ओवरलैपिंग हो रही। क्या हो रहे? ओवरलैपिंग हो रही, बताया था, लेकिन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, तो इस वजह से थोड़ा रेडियस यहाँ पे कम हो जाती है। बट जो मेटालिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, लेकिन तो इसीलिए, लेकिन बट हटे नहीं है, तो इसीलिए मेटालिक रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो जाती है। अब आएंगे थर्ड टाइप का, दिस इज द सेकंड टाइप इस मेटालिक रेडियस से। पहले हमने पढ़ चुके प्रीवियस वीडियो में कोवलेंट रेडियस है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैन डर वाल्स रेडियस क्या है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस टाइम में, इसलिए अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और शेयर भी अपने दोस्त तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने नेबर्स तक आपने इसको क्या करना है ना, इसको शेयर भी करना है। Now we going to the वैन डर वाल्स रेडियस से इनर्ट गैस रेडियस क्या होती है। वैन डर वाल्स रेडियस या इनर्ट गैस रेडियस क्या है, नोबल गैस रेडियस भी कह सकते हैं इसको। सो थर्ड टाइप इज वैन डर वाल्स रेडियस। क्या है? वैन डर वाल्स रेडियस। सो इस वैन डर वाल्स रेडियस में हम जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है? सो बच्चे देखो, वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है एक इमेजिनरी, हम इसको कंसीडर करते हैं एक तरह से इमेजिन, लेकिन क्योंकि जब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, हम इसको कह सकते हैं इट इज द फोर्स that exists between two non-bonded atoms, that is noble gas, but inert gas we can say it as, but inert gas इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? सो जो नॉन बॉन्डेड एटम, सपोज यू कंसीडर हीलियम, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द हीलियम एटम है, ये दूसरा न्यूक्लियस है,
लेकिन हीलियम एटम की, तो ये दो एटम बट दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, दैट्स ओनली टच। लेकिन दो एटम जो एक दूसरे से टच करते हैं, एक सरफेस टू सरफेस, इनके बीच में लेकिन क्या होती है, VWF वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसको लेकिन वीक फोर्स होती है। बेसिकली आप देखो कि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, एक वीक फोर्स होती है और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 2 to 10 किलो जूल होती है, लेकिन वो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में होती है, नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड नहीं है, जस्ट सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट करने से फोर्स एक्सर्ट होती है। और ये क्या होती है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है कि नहीं। और ये क्या होती है ना, वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास। और उसे मॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर मैं हीलियम लिया, नियन लिया, आर्गन लिया, अगर हीलियम और आर्गन में साइज बड़ा किसकी है, एक हीलियम दूसरे हीलियम को देखो, एक ने टच करना है, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स की छोटे छोटे साइज है। अगर मैं आर्गन को लूंगा बहुत बड़ा है, फिर दूसरा आर्गन ले लिया, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि साइज बड़ा होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वैन डर वाल्स फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि रेडियस की बात करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस क्या है। बच्चे देखो नॉन बॉन्डेड एटम्स में, यहाँ पे देखो नॉन बॉन्डेड एटम्स में है कि नहीं, तो क्या होती है यहाँ पे ना, जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक वैन डर वाल्स रेडियस। तो आर वैन डर वाल्स, आई कैन से दैट कि रेडियस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स नॉट फोर्स है, वैन डर वाल्स रेडियस है, तो that is equal to half into internuclear distance between two non-bonded similar atoms। सिमिलर, हीलियम लेकिन साइज आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइज एक अगर मैंने छोटा ले लिया, हीलियम ले लिया, यहाँ पे आर्गन ले लिया, फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन हम रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, एक बड़ा हो एक छोटा। इसीलिए सिमिलर एटम्स को लेते हैं, हीलियम ले रहा हूं तो दूसरा भी हीलियम होना चाहिए, अगर आर्गन एक है तो दूसरा भी आर्गन होनी चाहिए। लेकिन तब इन दोनों के बीच में क्या होगी ना, जो रेडियस निकालेंगे तो इक्वल है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, है कि ना, जो बॉन्डिंग कंडीशन में नहीं है। तो इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियस को हम कभी-कभी इनर्ट गैस रेडियस भी कहते हैं, इनर्ट गैस रेडियस कहते हैं, या फिर नोबल गैस रेडियस भी कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बच्चे कि इन तीनों में जो कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं कोवलेंट और वैन डर वाल्स को कंपेयर करूं ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, आर वैन डर वाल्स greater than R covalent। The second thing is again R covalent is equal to just a minute, R van der Waals is equal to 2 into R को 2 times लगभग होती है कोवलेंट। जो वैन डर वाल्स है वो कोवलेंट का जस्ट 2 टाइम्स से सबसे बड़ा होता है। तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आएगा आर वैन डर वाल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए। आर वैन डर वाल्स आएगा, फिर आएगा आर मेटालिक, फिर आएगा आर क्या है, सबसे
नहीं लास्ट में आएगा, ये ऑर्डर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर इस थर्ड चैप्टर में है कि नहीं थोड़ा सा कम यूज होता है, बट जैसे आप एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक है आजकल, लेकिन उसको सीबीएसई ने क्या कहते हैं उसको डिलीटेड मारा है, बट कभी नीट में और जेई में इनकी यूजेस होती है, तो इसलिए आपको वेरी, लेकिन इसको यू कैन टेक इट वेरी इजी, लेकिन यू कैन टेक इट की सीबीएसई में डिटेल तो नहीं है, बट ये तो है, बट इसके एप्लीकेशन सारे जहाँ पे होंगे, लेकिन बट अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो तीनों का जो लेकिन कंपैरिजन आपने देख लिया है और तीनों रेडियस पढ़ा। फोर्थ टाइप ऑफ रेडियस में हम जाएंगे, दैट इज आयनिक रेडियस। क्या है? आयनिक रेडियस। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो इसीलिए आपने इस चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, और यही समय है कि इट इज द टाइम टू बूस्ट दिस चैनल, टू बूस्ट दिस चैनल। पूरे मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के पास फाइनेंशियली फैसिलिटी नहीं है, जो बच्चे घर से दूर नहीं जा सकते, कि कई बार लोगों के पास कम्युनिकेशन नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं होती है कि ताकि वो घर से निकल करके दूर तक जा पाए, उन बच्चों के लिए ये फायदामंद है कि घर बैठ करके आज यूट्यूब हर एक के पास होती है। जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस चैनल। पूरे क्लियरली पढ़ाता हूँ, बड़े दिल से पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। सो फोर्थ टाइप इज आयनिक रेडियस। बच्चे देखो, जब हम बात करते हैं कि आयनिक रेडियस से, तो हम अगर मैं बात करूँ कि सोडियम है, दिस इज ए न्यूट्रल एटम, दिस इज नॉट आयन, ये आयन नहीं है। अगर ये क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाय लूज करेगा, इट कैन बी एन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा बच्चे देखो कैटायन। एक अगर लूज कर देता है, एक वो कैटायन बन जाएगा। और सेम चीज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करता है, तो ये बनेगा Na-, दैट इज अनायन। समझे? तो 3 टाइप के केसेस अभी हमारे सामने है, एक आपको ध्यान देना है, एक न्यूट्रल एटम है, एक अनायन है और एक कैटायन है। कैटायन जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फॉर्मेशन होती है, अनायन जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अनायन बनता है। सो हमेशा क्या होती है ना, कैटायन की साइज सबसे छोटा होती है, देन न्यूट्रल एटम में सबसे बड़ा होती है अनायन, लेकिन इसमें अगर Cl माइनस है, Cl है और Cl प्लस है, इस टाइप से रहेगा। अगर मैं Na की बात करता हूँ, Na बीच में आएगा, Na माइनस। एक एग्जांपल ले रहा, Na इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, बट मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अगर गेन किया तो इसकी साइज बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए कि इनमें से साइज, लेकिन कैटायन का साइज सबसे छोटा क्यों हो जाती है और अनायन का साइज सबसे बड़ा क्यों हो जाती है? बच्चे देखो, कैटायन का साइज जो होता है, जैसे Na और Na प्लस और Na माइनस, 3 कंडीशन है। जो कैटायन होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब है कि Na में लेकिन 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको रिमूव कर दिया 11 से, तो इसके पास कितना रहेगा ना, 10 रह जाएगा। तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी, यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन होगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होगी। तो Z सेंटर में जो है न्यूक्लियस का जो चार्ज, इसको Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे, या जो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में डाला हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें जाकर आप Z इफेक्टिव के बारे में डिटेल में देख सकते हो, जो फैक्टर्स हैं, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके। सो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है यहाँ पे, तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है।
तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज। तो इसीलिए एक और सेल साइज जो है कि इलेक्ट्रॉन बाहर का हट जाते हैं तो सेल जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है प्लस सेल साइज डिक्रीज करता है। सिमिलरली लेकिन अनायन की क्या होती है ना, अगर मैं Na माइनस की बात करता हूं, सेम यहाँ पे क्या होती है ना, जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, और इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाती है और सेल साइज भी इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से इसकी साइज जो है बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये दो टाइप की रेडियस हो गया, काटायनिक और अनायनिक। तो इसीलिए इससे इंडिविजुअल एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी कोई कंबाइनिंग स्टेज में नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में ये एप्लीकेबल है। समझ पा रहे? तो इसीलिए जितने भी चीज आज पढ़ा है उसको, ठीक है नहीं, तो यू कैन टेक ए नोट एंड यू कैन आल्सो, ठीक है नहीं, बाद में यू कैन रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को, और लाइक करने के लिए भी। अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार लेकिन नीट में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।